Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav Sharma. This is my second video. Friends, अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना है तो प्लीज़ आप ज़रूर देना, मैं उसको अपनी वीडियो में इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ आप मुझे इम्प्रूवमेंट की टेक्निक देने हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करना। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है MCQ, कि किस तरह से हम MCQ को गैस कर सकते हैं, किस तरह से हम MCQ को इफेक्टिवली इवेल्युएट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं एजुकेटेड गैस, कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हमें MCQ आते हुए भी ना हम एजुकेटेड गैस करके उसको सही कर सकते हैं। जो मैं आज MCQ डिस्कस करूंगा वो दो पार्ट्स में करूंगा। फर्स्ट, डायरेक्ट MCQ, मतलब डायरेक्टली प्रोविजन से रिलेटेड होते होंगे या कंसेप्ट से रिलेट करते होंगे। सेकंड क्या होंगे, जो केस स्टडी बेस्ड MCQ होंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट MCQ है। डायरेक्ट MCQ में आपको क्या करना है कि जो मैं ये स्टेप बता रहा हूँ ये फॉलो करना है। फ्रेंड्स, ये आप एक बार ये स्टेप फॉलो करके देखना, आपको इफेक्टिव आंसर मिलेगा। व्हेन यू रीड MCQ, डू नॉट जंप इनटू द ऑप्शन। जब आप क्या करते हो MCQ रीड करते हो तो डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना ऑप्शंस पे। फर्स्ट यू रीड क्वेश्चन, देन थिंक कि उसका आंसर क्या होगा। अगर आप उसका आंसर फाइंड करते हो और वो आंसर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, उससे मैच हो जाता है, तो 90 से 95% चांस है कि वो आंसर आपका सही होगा। बट इट मे बी पॉसिबल कि जो आपने आंसर सोचा वो आंसर आपका ऑडियो आंसर से मैच नहीं हो रहा। इस केस में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? इस केस में हमें मूव करना पड़ेगा सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको फिट करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। यदि आपका जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो वेल एंड गुड, बट इट मे बी पॉसिबल कि आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब मोर देन द वन ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे एक इफेक्टिव मेथड यूज किया जाएगा जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और ये मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। हमने कभी ना कभी इसको यूज किया होगा। इसमें क्या होता है कि जो इनकरेक्ट वन होता है उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जब हम इनकरेक्ट वन को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, करेक्ट वन पे आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, हमारा जो करेक्ट होने के चांस है वो कम बढ़ जाएंगे। जो करेक्ट होने के चांस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका वाइल्ड गैस से अच्छा होगा कि इफेक्टिव आंसर सही होगा। अब मैं कुछ आपको जनरल टिप्स दूंगा जो आप फॉलो कर सकते हो अपने MCQ का आंसर देते समय। जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं और रैंकर्स होते हैं, जब उनसे पूछेगा कि वो MCQ को सोल्व करते समय क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, उन्होंने सबसे बेसिक पॉइंट बोला कि वो भी किसी भी MCQ करते समय जो उसका क्वेश्चन होता है उसको ट्वाइस रीडिंग करते हैं। उनका लॉजिक आसान था इसके पीछे। उन्होंने बोला कि जब हम फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, नोट जो वर्ड होता है और नोट इंक्लूड, एक्सेप्ट, इनको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। बट व्हेन यू रीड द सेकंड टाइम ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो हमें क्या है, अंडरलाइन कर लेना चाहिए ताकि हम अपने आंसर दें तो हमें याद रहे कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या पूछा हुआ है। सेकंड, उन्होंने बताया कि जब वो आंसर करते हैं क्वेश्चन को तो सोचते हैं कि सबसे पहले सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर दे ले। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होंगे। एक तो वो पेपर को कंप्लीट कर, ज्यादा नंबर का कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब मार्क्स को क्या कर पाएंगे, जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा कि अब कैसे पता चलेगा कि यार ये सिंपल है या ये मॉडरेट है, हार्ड है। इसके लिए उन्होंने बोला कि जब वो किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं तो वो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको मार्क करके, मतलब रीड करते हैं, उसको मार्क करके आगे मूव कर जाते हैं। तो फर्स्ट एक बार वो कंप्लीट कर लेंगे सारे उसको, फिर वो उस पे आएंगे हार्ड क्वेश्चन पे। उन्होंने बताया कि इससे क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलरेडी वर्क करता रहता है किस पे, जो हार्ड क्वेश्चन पे। तो जो मूव करके आते हैं पूरा पेपर, तो उसको आसानी से क्या होता है कि उसको सोच पाते हैं और उनका चांस बढ़ जाता है कि उसको वो सोल्व कर पाए और करेक्ट आंसर दे पाए। एक इफेक्टिव टिप ये भी होती है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हम किसी MCQ सोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो ऑप्शन है ना वो सिमिलर साउंड प्रोवाइड कर रहे हैं।
मतलब दोनों से ऐसा लग रहा है यार ये भी सही है, यार ये भी सही है। तो रिसर्च में फाउंड किया गया है कि अगर जो दो सिमिलर ऑप्शन सिमिलर साउंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50-50% हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करनी है सिली मिस्टेक। फ्रेंड्स, ये बहुत मार्क्स रिड्यूस करवाते हैं सिली मिस्टेक। हम ना कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने एक बार देखा, मैंने खुद सोल्व कर रहा था पेपर कि मैंने कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर लिया। मेरा आंसर है 6449। जो वहाँ पे ऑप्शन दिए थे उनमें 6649 भी लिखा होता और एक लिखा होता 6494। तो मैंने वहां से देख के जब मैं इतने ऑप्शन में इसको करेक्ट लगाने था तो माइंड में क्या हुआ, माइंड में जो रिवर्स हो जाती है डिजिट, तो मैंने 6494 पे हो गया। तो इस तरह की सिली मिस्टेक को क्या करना है, अवॉइड करना है। ये आप सबके साथ होगा जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, कि कभी क्या कहता है कि कोई एमसीक्यू होता है कि हम या एमसीक्यू या कोई भी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे, उसका आंसर हमें नहीं पता था और हमने अपने पास से ऐसे लिख दिया या करेक्ट लगा दिया उसका एमसीक्यू में कुछ भी। तो जब हम बाद में उसको पेपर सोल्व कर रहे थे तो हमने देखा कि वो एमसीक्यू किसी नीचे जो क्वेश्चन थे और बिलो क्वेश्चन थे उनसे रिलेट कर गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई एमसीक्यू हमें नहीं आ रहा है तो उसको मार्क कर लो, फर्स्ट टू कंप्लीट द अदर क्वेश्चन, देन इफ इट पॉसिबल हो सकता है कि वो एमसीक्यू किसी से रिलेट कर जाए और वहां से आपको आंसर फाइंड हो जाए। और ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी ना कभी आपके साथ भी होगा कि हम क्या करते हैं कि फुल क्वेश्चन हमें आता है पर उसमें से क्या होगा, कुछ ऐसा पॉइंट होगा एट दैट टाइम हम रिकॉल नहीं कर पा रहे और उस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो इस केस में क्या करना है हमें, इस केस में एक टेक्निक यूज हो जाती है जिसे मेमोरी टेक्निक होती है, जिसे बोलते हैं कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी टेक्निक, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी टेक्निक या इनविजन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम चैनल ऑफ इवेंट क्रिएट करते हैं। चैनल ऑफ द इवेंट में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जब हम इसको आंसर, जब हमने प्रोविजन पढ़ा था तो हम क्या लाइब्रेरी में पढ़ा था या अपने स्टडी रूम में पढ़ा था या किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करा था, अगर हम उसको एज्यूम करवाते हैं तो 90 से 95% चांसेस होते हैं कि हम करेक्ट आंसर दे पाए उसका। एक इसके अलावा आता है क्या, विलियम पाउंडस्टोन। विलियम पाउंडस्टोन ने कुछ थ्योरी बताई। विलियम पाउंडस्टोन में क्या होता है, विलियम पाउंडस्टोन बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च पेपर बनाए जो उन्होंने क्या वेरियस स्टडी की, एग्जामिनेशन रिपोर्ट की। उन्होंने बोला कि अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो देखिए 56% चांस होंगे कि उसका आंसर ट्रू होगा, कि जो मोस्टली जो आंसर होते हैं वो ट्रू होते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास 3 ऑप्शंस है तो तीनों के अंदर बायसनेस नहीं होगी, 1/3, 1/3, 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी। बट यू हैव इफ 4 चॉइसेस, आपके पास 4 ऑप्शंस है, जो बी की प्रोबेबिलिटी होगी वो स्लाइटली मोर होगी देन द अदर्स, दैट इज द 28%। वैसे तो 25 होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप बी पे क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, इसको आंसर लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि अगर 5 चॉइसेस हैं आपके पास ए बी सी डी ई, तो जो ई की प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर होगी अदर ऑप्शन से और जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी सी की। विलियम पाउंडस्टोन ये भी बोलते हैं कि अगर आपके आंसर में ऑल ऑफ द अबाउ यूज किया गया है तो देखिए ग्रेटर चांस है कि आंसर ऑल ऑफ द अबाउ ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इन ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप क्या बेटर आंसर दे सकते हैं देन द वाइल्ड गैसिंग। फ्रेंड्स, बट दे कैन नॉट रिप्लेस द सर्टेन नॉलेज ऑफ द टॉपिक। इस ट्रिक को अपनाने से आपका क्या होगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी और आप सर्टेनली क्या कर पाओगे, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाओगे। नाउ वी मूव करेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, कि जब हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं तो हम क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जो केस स्टडी एमसीक्यू है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि वेरियस कोर्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सीए फाइनल में बहुत सारे सब्जेक्ट में केस बेस्ड स्टडी एमसीक्यू आ गए हैं। तो इसको क्या करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आपको मैंने अर्लियर प्रोविजन बताया, मतलब अर्लियर जो एक एनालिसिस है वो तो आपको फॉलो करना ही है, साथ में कुछ मैं केस स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका
टाइम भी बचेगा और आंसर सही होने के चांस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। केस स्टडी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, डू नॉट रीड द केस स्टडी फर्स्ट। यस, पहले हमें केस स्टडी नहीं पढ़नी है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट है अगर आप पहले केस स्टडी नहीं पढ़ोगे। पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनका आपको आंसर देना है केस स्टडी से। इससे क्या होगा आपको लगेगा, इससे ये होगा कि मानो आपके पास एक केस स्टडी आई, 1 पेज की हो सकती है, 2 पेज की हो सकती है, ठीक है, और ऑप्शन उसके जो क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चन थे। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो ना उस केस स्टडी से रिलेट ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप प्रोविजन के आधार पे आंसर दे सकते हो। मतलब साथ में से मान लो कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। तो वो आप क्या किया, जब आपने क्वेश्चन रीड किए तो आप उसका डायरेक्ट आंसर दे पाए। अब 7 में से आपको कितने बचे, 2 दे पाए, तो आपके 5 क्वेश्चन बचे। आपने 5 क्वेश्चन में देख लिया कि वो क्या पूछना चाहता है मेरे से, फिर आपने केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट किया। अब केस स्टडी के अंदर वो 2 पेज की केस स्टडी है, 3 पेज की केस स्टडी है, उसके अंदर वो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप जो रेलिवेंट फैक्ट है उसके पास पहुंच ही नहीं पाओगे, आप जो इररिलेवेंट फैक्ट है उसमें ही लग के रह जाओगे। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या देखना है केस स्टडी के अंदर, तो जो इररिलेवेंट फैक्ट है आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, तो जो आपके चांस होंगे आंसर देने के वो इंक्रीज हो जाएंगे इससे। क्योंकि आप क्या करोगे, जो इररिलेवेंट फैक्ट है उसको एलिमिनेट कर दोगे और जो रेलिवेंट है उस आंसर देने के लिए उसको आप पिकअप कर लोगे। तो जो आपका क्या होगा, जो एक समरी बन जाएगी, मतलब इफेक्टिवली समरी बन जाएगी केस स्टडी में से, मतलब जो इंपॉर्टेंट आप उसको अंडरलाइन कर पाओगे और आंसर से मैच कर पाओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, केस स्टडी का सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।